नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं निशांत वत्स। इस वक्त हमारी मौजूदगी पब्लिक एशिया के लखनऊ कार्यालय पर है। अब जब हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं तो 2027 आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे और हमारे साथ पब्लिक एशिया के प्रधान संपादक मुकेश वत्स मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारी चर्चा में। धन्यवाद निशांत। सर, 2027 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। 2027 को लेकर आपके क्या समीकरण है? निशांत, जैसे भी चुनाव नियर आ रहा है, जैसे जब नज़दीक चुनाव आता है, क्योंकि 2027 में समय बचा नहीं है, बिल्कुल। तो अब तो एक दूसरे को टारगेट करना शुरू कर दिया है पार्टीज ने जी। सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और जो विपक्ष की पार्टी हैं वो अपना काम गिनाना शुरू कर दिया है जो उनके समय में हुए हैं, और जो सरकार है, सरकार अपनी उपलब्धियां गिना ही रही है। तो अब जो चुनाव बिल्कुल निर्णायक मोड़ पे आ रहा है। और सबसे बड़ी बात निशांत, मैं आपको बता दूं कि जो ये चुनाव है, अभी निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जैसे निकाला तो हमने उसको कहा था आपको कि ये क्वार्टर फाइनल है। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी क्वार्टर फाइनल में ठीक ठाक पोजीशन पे रही। ऐसा नहीं है, विपक्ष को भी बहुत सारी सीटें मिली, पर जो मेजरली निगम है उन पे सारा कब्जा जो है भारतीय जनता पार्टी का हो गया। तो वहां से भारतीय जनता पार्टी को एनर्जी मिली। अब बात है, एक बड़ा चुनाव है जी, ग्राम पंचायत का। बिल्कुल। ये देश का सबसे बड़ा चुनाव होता है। आप समझिए, अगर आम जन की हम बात करें, आम लोगों की बात करें, तो वो दो आदमी को ज़्यादा जानते हैं। एक तो प्रधानमंत्री देश में, और गांव का प्रधान। तो गांव का जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री है उस गांव का, क्योंकि उस गांव का सारी जिम्मेदारी, सारे मामले उसी पे डिपेंड करता है। और ये चुनाव बहुत बड़ा निर्णायक है। इस चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस सब मैदान में है। अब ये जो ग्राम पंचायत का जो चुनाव है, ये फाइनल है, एक मान के चलिए। तो इसको कैसे सेमीफाइनल है, सॉरी सेमीफाइनल है। और सेमीफाइनल में जो बढ़िया प्रदर्शन करेगा 2027 में वो बहुत मजबूत होगा। तो आपका कहना है कि जो ग्राम पंचायत चुनाव में जैसे निर्णय आएंगे तो उससे 2027 का साफ हो जाएगा परिणाम? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और देखिए, बहुत सारी पार्टी इस चुनाव में बचती हैं निशांत जी, मैदान में नहीं उतारती हैं प्रत्याशी। क्योंकि क्या होता है कि जब विधानसभा चुनाव होता है तो ये जो प्रत्याशी हैं फिर वो गड्ढे खोद देना शुरू कर देते हैं। तो पंचायत चुनाव क्योंकि लोकल चुनाव होता है, बिल्कुल। लोकल चुनाव में गांव के लोग होते हैं। अब एक गांव में 5 लोग लड़ रहे हैं, 1000 वोट हैं, 100 200 वोटों की लड़ाई होती है, 2 300 400 वोटों की। अब कोई भी पार्टी हालांकि बचती है, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूं कि पार्टी उसमें अपनी भूमिका निभाना शुरू कर दी है। अब ये देखना यह है कि जो पंचायत चुनाव है, कौन कौन पार्टी मैदान में उतरती है। सर, अभी क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी ग्राउंड पे ज्यादा वर्क कर रही है? देखिए, ग्राउंड की अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की जी, तो मेजरली देखिए, एक तो सबसे बड़ी पार्टी बहुत बीजेपी जो सत्ता में है उनका, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। जब सत्ता में है तो ग्राउंड पे तो उनका सबसे ज्यादा प्रदर्शन रहता है। बिल्कुल। लेकिन समाजवादी पार्टी निशांत बड़े लेवल पे काम कर रही है ग्राउंड पे। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी है आज भी, और सत्ता में भी रहे हैं। सत्ता कैसे चलाई जाती है पूरा एक्सपीरियंस है उस पार्टी को। बहुजन समाज पार्टी में भी थोड़ी सी एनर्जी आनी शुरू हुई है जैसे चुनाव आ रहा है। तो बहन जी ने भी अपने जितने भी पुराने कार्यकर्ता जिनको निकाल दिया था पार्टी से, जो छोड़ के चले गए थे, धीरे धीरे उनकी घर वापसी कराई जा रही है। अगर वो सारे लोग घर वापसी कर जाते हैं निशान चुनाव से पहले, तो बहुजन समाज पार्टी निर्णायक भूमिका में भी रहेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बड़े पैमाने पर जो दलित वोट है वो आज भी कहीं ना कहीं बहन जी को पसंद करता है। अच्छा सर, लेकिन बहन जी को लेकर एक बात कही जाती है कि ना तो मायावती किसी को काम करने दे रही हैं पार्टी में, ना वो खुद काम कर रही हैं। चुनाव के टाइम पे जिन लोगों की नाराजगी होती है उनको दोबारा पार्टी में जिम्मेदारी दे दी जाती है। देखो, अगर कुछ कमियां नहीं होती तो आज उत्तर प्रदेश की प्रमुख पार्टी होती। जी, कुछ ना कुछ कमियां हैं पार्टी के अंदर जो चल रहा है। कुछ लोग पार्टी के साथ गलत करते हैं, उनको निकाला जाता है। अब जैसे जैसे बहन जी को इनपुट मिलता है
वो उस आधार पे काम करती हैं। हालांकि जो है एकदम से किसी को भी पार्टी से नहीं निकालना चाहिए, पहले उसकी पूरी वेरिफिकेशन करनी चाहिए, भाई क्या सही है नहीं है, पार्टी के लिए काम कर रहा है नहीं है, या पार्टी के साथ गलत किया है नहीं किया है। इन मामलों में जो है मैंने देखा कि दो बड़ी पार्टी, आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में था, जी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है नंद किशोर गुर्जर, जो अपनी सरकार के कई मामलों को में उजागर कर रहे और को सरकार का विरोध भी किया। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी बात हो गई, आपने देखा, बिल्कुल। पार्टी से नहीं निकाला नंद किशोर गुर्जर जी को। पार्टी ये देखती है कि कहीं हद तक ये हमारा चेहरा है, हमारे क्षेत्र का हिंदुत्व चेहरा है, तो उन्होंने उसको, देखिए गलतियां हर एक इंसान में हो सकती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नंद किशोर गुर्जर जी बहुत अच्छे विधायक हैं, मैं ये भी नहीं कहना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ये पार्टी ये देखती है कि इस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है पार्टी के लिए। अगर यही नंद किशोर गुर्जर जी किसी और पार्टी में होते तो अब तक निकाल दिया जाता। कई पार्टी, अब आपने देखा कि कई विधायक, अभी समाजवादी में की भी मैं बात करूं, उनकी एक विधायक ने अभी जो विधानसभा चल रही थी तो कुछ टिप्पणियां कर रही थी, कुछ बात हो गई तो पार्टी से उसको निष्कासित कर दिया। ठीक है, अभी आप हाल फिलहाल की बात बता रहा हूँ। देखिए समाजवादी पार्टी में भी ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो भी बहुत सोचते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं से उनको इनपुट मिल रहा था पहले से, और उनको लग रहा था कि ये विधायक हमारी जो है हमारी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। अच्छा सर, जैसा आपने विधायक नंदकिशोर गुर्जर की बात करी, तो मैं उन्हीं पर आता हूँ। उनकी गाजियाबाद की लोनी विधानसभा है, महत्वपूर्ण विधानसभा है। अब की बार ये कहा जा रहा है कि ये विधानसभा सीट गठबंधन में दी जाएगी, आरएलडी का प्रत्याशी यहाँ पर लड़ा जाएगा। बिल्कुल भी ये सब बेकार की बेफजूल की बात है जी। नंद किशोर गुर्जर जी निशांत बहुत ही मजबूत विधायक है उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल, और ग्राउंड से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। सुबह में 6 बजे बैठ जाता है वो व्यक्ति, और कोई भी व्यक्ति अगर वहां जाता है हर आदमी की सुनवाई करता है, कोई भी व्यक्ति। बिल्कुल। अब मैं जनरली मैं आप भी गए हो एक दो बार, लेकिन जो हमारे गाजियाबाद के मीडिया के लोग हैं, तो बहुत सारे लोगों से हमारा संपर्क रहता है, फोन करते हैं तो पूछते रहते हैं, आप लोग तो ग्राउंड पर रहते हो, देखते ही हो जी। लेकिन मैं जनरली भी मैं अगर बात करूं तो नंद किशोर गुर्जर जैसा व्यक्ति वो हर आदमी की सुनता है, हर आदमी के लिए चल देता है, हर छोटे छोटे लोगों के लिए लड़ता है। आपने एक चीज देखी, लोग कहते हैं कि वो हिंदूवादी चेहरा है, मैं उसको भी नहीं कहूंगा हिंदूवादी चेहरा होना, ठीक है अच्छी बात है, वो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। आप देखो कि जितने भी बाजार लगते हैं, मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ, जितने भी बाजार लगते हैं निशान, सारे बाजार मुस्लिम लोग लगाते हैं, सब्जी वाले और ये वाले, सबकी लड़ाई लड़ी नहीं लड़ी नंद किशोर गुर्जर ने, बताइए। कमिश्नर से डायरेक्ट फाइट टू फाइट करके बाजार चालू कराए जी, किसको फायदा हुआ? सारे मुस्लिम समाज के लोगों जो सब्जी बेचते थे, जो सारी चीजें करते थे, उनको फायदा हुआ या नहीं हुआ? तो अगर वो मुस्लिम विरोधी होते तो क्यों उनकी लड़ाई लड़ते? बहुत सारे लोग कहते हैं, देखिए जहां हिंदुत्व की बात होती है, देखिए हर आदमी अपनी अपनी चीजों को रखता है, लेकिन नंद किशोर गुर्जर एज ए विधायक की बात कर रहा हूं मैं, सोच उनकी कैसी है मैं इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन एज ए विधायक उनके यहाँ मुस्लिम लोग भी जाते हैं, उनकी भी सुनवाई करते हैं, उन लोगों की भी साथ देते हैं। जब सारे मुस्लिम जितने भी बाजार लगाते थे, जब नंद किशोर गुर्जर जी के पास पहुंचे तो नंद किशोर गुर्जर जी ने सबसे पहले झंडा उठाया, नहीं उठाया, और उनकी लड़ाई लड़ी, और ऐसी लड़ाई लड़ी कि सबको फायदा हुआ। और जो सर उनकी विधानसभा उसमें मुस्लिम भी ज्यादा है, काफी मुस्लिम लोग, ऐसा नहीं है नंद किशोर गुर्जर जी को मुस्लिम लोग वोट नहीं देते, गलत फहमी में लोग, जो उनके साथ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको वोट करते हैं, जिनकी लड़ाई लड़ते हैं, जिनके काम करते हैं, वो सिर्फ उन लोगों के विरोधी हैं जो, देखिए वो किसी भी समाज में, आपने देखा होगा कि नंद किशोर गुर्जर जी जरूरी मुसलमानों के लिए ही बोलते हैं, किसी भी जाति धर्म का कोई व्यक्ति महिला को छेड़ दिया है, कुछ बलात्कार कर दिया, कोई आपने देखा, वो इस चीज का बहुत बड़ा विरोध करते हैं और खुल के करते हैं। अच्छा सर, भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई कमी है और उनका विधायक उस कमियों को उजागर कर रहा है, तो क्या वो विधायक गलत है? कैसे गलत हो जाएगा? तो विधायक नंद किशोर गुर्जर तो वही करते आ रहे हैं। देखिए वो व्यक्ति जो है सही बात कर रहा है जी। अगर मैं अगर सपोज करो मैं किसी पार्टी में हूँ और मेरी पार्टी में मैं कुछ गलत कर रहा हूँ जनरली, ठीक है, मेरी पार्टी कुछ गलत कर रही है और मैं चुप लगा जाऊंगा, ये भी तो गलत है ना, पार्टी की भी तो आंखें खोल कर रखनी चाहिए ना। बिल्कुल। नंद किशोर गुर्जर कौन सा, आप देखिए उत्तर प्रदेश में 404 सीटें, 403 सीटें, 403 सीटों में एक विधायक कैसे हीरो रहता है, चमक रहता है, वो अपनी विधायकी का पूरा अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, सही काम करते हैं, आज तक इसलिए कोई बिगाड़ नहीं पाया उनका, सही व्यक्ति हैं इसलिए उनका कुछ नहीं बिगड़ता। यार उनकी जगह कोई और व्यक्ति होता तो है सर फंसा दिया जाता उन्हें,
हालांकि बहुत कोशिश करते हैं उनको फंसाने की, कई मामले ऐसे आ जाते हैं जो लोग उनका नाम ले देते हैं, कई विवादित टिप्पणियां कर देते हैं, जी जी लेकिन उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिल्कुल साफ है और साफ बात करता है। मैं व्यक्तिगत तौर पे कई बार जब उनसे मिला तो मैंने उनसे जब चर्चा करी निशान, मैं कहा विधायक जी आप बिल्कुल इतना स्पष्ट, इतना ओपन होकर बोलते हो, तो साफ बोलते हैं। कह रहे मुकेश जी मेरे को क्या फर्क पड़ता है, जी मैंने ऐसा क्या ब्लैकमेल कर लिया, क्या मैंने बना लिया, क्या मेरे पे संपत्ति है, जो मेरी दादा लाई संपत्ति है वही है आज भी, क्या करेगा कोई मेरा। बिल्कुल जब तक हूँ जी रहा हूँ लोगों के लिए लड़ूंगा, समाज के लिए लड़ूंगा, हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ूंगा। तो सीधी बात करते हैं और इतना बड़ा चेहरा बन गए, उनकी यही बात उनकी इतना बड़ा चेहरा बना दी। मैं तो हैरान था, मुझे जब ये दूसरा टर्म आया उनका, जब वो जीत के आए जी। थे, तो मुझे लगा कि वो जरूर कैबिनेट मिलेगी। जब कैबिनेट का निर्णय हुआ तो नंदकिशोर जी का नाम नहीं, मैं सोचा यार ये तो बड़ा, मतलब कैसे इनका नाम नहीं है, नंदकिशोर जी को तो होना चाहिए था। अच्छा, इसको लेकर भी एक बड़ा सवाल है। ये कहा जाता है कि बाबा योगी जी जो नाराज चल रहे हैं उनसे, इसलिए उनको कैबिनेट में नहीं मिला। देखिए कैबिनेट खाली योगी जी तय नहीं करते, ये तो बेकार की बातें हैं, मैं इसका भी विरोध करूंगा। कैबिनेट योगी जी तय नहीं करते हैं, कैबिनेट भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष वो है, एमएलएज हैं, वो सब तय करते हैं, कमेटी है पूरी बना के करते हैं। अब वो क्या रहा, क्या मतलब वो रहा। अच्छा बीच में भी जो विस्तार हुआ था, मंत्रालय का विस्तार हुआ, मुझे तब उम्मीद जगी कि इस बात शायद हो जाए उनका, लेकिन तब भी नहीं हुआ। फिर भी एनीवे, देखिए मंत्री हो ना हो, लेकिन एक विधायक है, जो विधायक वो मंत्री से ज्यादा काम करते हैं बिल्कुल। और चर्चाओं में रहते हैं। सबसे बड़ी बात है चर्चाओं में रहना। अच्छा कोई सर, भी उत्तर प्रदेश के इतने मंत्री हैं, कहाँ चर्चाओं में रहते हैं, एक विधायक चर्चाओं में रहता है, ये बड़ी बात है उत्तर प्रदेश के लिए और नंदकिशोर गुर्जर के लिए। 2027 में समाजवादी पार्टी का कैसा रोल रहेगा? समाजवादी पार्टी निशान जबरदस्त काम कर रही है, बहुत मजबूत है इस बार। इतना आसान नहीं है उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार। समाजवादी पार्टी बहुत बढ़िया वर्क कर रही है, ग्राउंड पे काम कर रही है। और देखिए सबसे बड़ी बात बताऊं, अखिलेश यादव जी की मैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, पत्रकारों के बीच में बैठना 2 घंटे, बिल्कुल। और उनके ब्रीफ करना, उनको उनके क्वेश्चन का आंसर देना, और हर बात को पूरा प्रायोरिटी के साथ रखना, अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना। चाहे चैनल उसने उनको कवर करे ना करें, लेकिन वो एवरी डे रोज समाजवादी पार्टी कार्यालय में लखनऊ में रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और डेली ग्राउंड पे जा रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं को संबोधन, उनके लोगों से मिलना। मतलब अखिलेश यादव एक ऐसा व्यक्ति है निशान, जिसने जब वो सत्ता में आए थे, अखिलेश यादव ने कोई भी ऐसी विधानसभा नहीं थी जहां पे रैली न की हो। आप सोचिए, सत्ता इतनी आसानी से नहीं मिली थी। सारा मीडिया, हम लोग और नेशनल मीडिया के लोग, हमने जब हवा देखी अखिलेश यादव जी की, तो हम लोगों ने सोचा यार कुछ रैली कवर की जाए, देखे क्या माहौल चल रहा है। तो निशांत हम लोग बहुत सारी रैलियों में गए, हमारे कई बड़े अधिकारी भी थे साथ में जो रैलियों में गए, तो हम उन जाके देखा तो वाकई में ही जो लोग हवा थी, हवा है अखिलेश जी की बात है। और हम इतनी मतलब इतनी सीटें समाजवादी पार्टी की आ जाएंगी, मैं हैरान था हवा में। और ऊपर वो काम उन्होंने जाके लोगों के बीच में, और उस समय उन्होंने वो दौर में पार्टी को खड़ा किया, पार्टी को लाए उस दौर में जब इनके गृह क्लेश चल रहा, उस टाइम पे पार्टी को संगठित करना, सत्ता में लाना और खुद को एज ए सीएम प्रेजेंट करना के उस सीट तक पहुंचना, बहुत बड़ी बात है निशांत, इतनी बड़ी बात होती है ये। लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी में एनर्जी मिली है? नहीं, समाजवादी पार्टी में कभी एनर्जी की कमी रही नहीं। समाजवादी पार्टी शुरू से एनर्जी वाली पार्टी रही है। इनके यहाँ कुछ जब थोड़ा माहौल खराब हुआ था, वो इन्होंने पारिवारिक मामले थे सब बैठ के सेट कर लिए। अब आज देखो उनका परचम लहरा रहा है। समाजवादी पार्टी आप देखिए कितनी सीटें लोकसभा की निकाल के लेके गई, इतनी सीटें, और कई सारी सीटें तो ऐसी थी तो बहुत कम अंतराल से समाजवादी पार्टी, अगर वो समाजवादी पार्टी उन सीटों को जीत जाती तो देश में सरकार नहीं बनती। बता रहे हैं आज आपको, ये हालात हो गए थे कि गई मोदी जी की सरकार गई। बिल्कुल। और अभी भी आप देखो ना, पूर्ण बहुमत में बीजेपी नहीं है, पिछली बार पूर्ण बहुमत में बीजेपी थी, अब एनडीए की सरकार है। बीजेपी की सरकार में तो लिया उसे, एनडीए की सरकार है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, ग्राउंड पे बहुत बढ़िया काम कर रही है, और उसके साथ जो दे रही है, उसका जो साथ खड़ी है बैक बन के, वो कांग्रेस है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ जो पैक्ट करके माहौल बनाया है, देखिए सबसे बड़ा वोटर है मुस्लिम उत्तर प्रदेश में, काफी बड़े पैमाने पर है। और मुस्लिम वोट एक ऐसा वोटर है जो 95, 96, 90 से ऊपर
पोलिंग करता है, ब्राह्मण नहीं करता पोलिंग। ब्राह्मण 40 से 45% पोलिंग पे जाता है, जो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, आज वो भी खिसकता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारे लोग बड़े पैमाने पर नाराज होकर समाजवादी पार्टी की तरफ मूव कर रहे हैं, और ये जो समाजवादी पार्टी की तरफ निशान मूव कर रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत खतरा है। तो 2027 के कुछ बड़ा संकेत है? 2027 इतना आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हालांकि मैं योगी आदित्यनाथ जी की बात करूं, वो अपने स्तर से बहुत ताकत लगा रहे हैं जी, बहुत जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, सारी योजनाओं का हर तरह से जितना मतलब वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा आपके। सर जैसे आपने कहा कि अखिलेश यादव की रैली में उस टाइम पे काफी भीड़ दिखती थी, अभी अखिलेश यादव हाल फिलहाल बिहार गए, तो जब साथ में राहुल गांधी और तेजस्वी थे तो जन सैलाब काफी ज्यादा देखने को मिला, और अखिलेश यादव ने वोट चोरी को लेकर बड़ी बात कही। तो क्या उत्तर प्रदेश में भी उसका असर मिलेगा? 2027 में फायदा होगा पीडीए को? देखिए, जो वोट चोरी का मामला है, अभी क्योंकि बिहार में चुनाव है, आप समझिए, ये वोट चोरी का जो मुद्दा है अब ये चलता रहेगा, इतना आसान नहीं है इस पे कवर करना, क्योंकि वोट चोरी को लेके जो इनके सहपाठी दल हैं, समाजवादी हुआ, आरजेडी हुआ, जितने भी एक बिग पार्टी है हमारी विपक्ष की, वो सारे लोग भी इकट्ठा है, एक जगह है, और वोट चोरी के मामले को बड़े लेवल पर लेके जा रहे हैं। देखिए, सरकार वोट चोरी के मामले में सामने आके जवाब नहीं दे रही है, जबकि देश के प्रधानमंत्री को भी और लोगों को भी मीडिया को विस्तार से बताना चाहिए। खाली इलेक्शन कमीशन को भेज दिया, इलेक्शन कमीशन कोई, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, इलेक्शन कमीशन कोई ज्यादा बड़े लेवल पे जवाब नहीं दे पाया। बिल्कुल ठीक बात है, वोट चोरी को लेकर, और खुल्लम खुल्ला वोट चोर के जो नारे लग रहे हैं वो इतने बड़े लेवल पर। आप देखिए, सोशल मीडिया की हम बात करें, सोशल मीडिया पे मोदी जी का ग्राफ कहाँ था, मतलब ये 25 पर थे, वो 75% ऊपर था, आज ग्राफ कहाँ है, उल्टा 70-30 पे आ गया। आज 70% पे अगर हम सोशल मीडिया खोल के देखेंगे तो राहुल गांधी और वोट चोरी दिखती है। आप कोई भी सोशल मीडिया उठाइए, आप देखते हैं, आप यूथ को ज्यादा देखते होंगे, तो आप देखोगे जब स्क्रॉल करेंगे वोट चोरी दिखाई देती है। जी। मोदी जी नहीं दिखाई दे रहे आजकल, मोदी जी नहीं दिखाई दे रहे। तो सोशल मीडिया पे इन लोगों ने भी कब्जा किया है। तो जनता समझ पा रही है इस मुद्दे को? समझ रही है, जब तो फैल रहा है, देखिए, बिहार का चुनाव बहुत कुछ दिशा तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति देखिए, जितने भी चुनाव आसपास हैं निशान, इन सारे चुनावों का फर्क उत्तर प्रदेश पे भी पड़ेगा, आप समझो। बिल्कुल, अगर बिहार में बीजेपी सरकार नहीं बना पाती है, या उनके सहयोगी जो नीतीश जी हैं उनके साथ सरकार नहीं बन पाती है, और इनकी सरकार बन गई, तो आप समझ लीजिए फिर खेला हो गया उत्तर प्रदेश में, फिर इनका खेला हो जाएगा। अच्छा, चुनाव के टाइम पे कहा जाता था कि बीजेपी की लहर है, तो क्या वो बीजेपी की लहर जाती दिख रही है? देखो, अभी चुनाव दूर है, इतने नजदीक भी नहीं है जी। समय समय पर चीजें बदल जाती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसा होता है कि जब हमने तो चुनाव निशांत ऐसे भी देखे हैं कि 24 घंटे पहले बदल जाते हैं। आदमी माइंड सेट करता है कि मैं इसको वोट डालने जाऊंगा, सुबह को ऐसे, रात को कोई ऐसे मामले आते हैं, सुबह को वोटर बदल जाता है, बोले यार ये तो सारा गलत है, ये है वो, और जो यहाँ वोट नहीं डाला वहां दूसरी का डाल जाता है। जी। तो अभी हम उसे, पर वो कम वोटर होता है, उसकी परसेंटेज कम होती है, लेकिन वो निर्णायक वोट होता है जो एंड टाइम पे बदलता है, वो भूमिका अदा करता है वो वोट। तो फिक्स वोट सोच रखता है जी कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा, चाहे वो गलत हो रहा है सही हो रहा है, मैं समाजवादी को दूंगा, मैं बसपा को दूंगा, कांग्रेस को दूंगा। एक फिक्स वोटर है, एक ऐसा वोटर है जो उस समय परिवर्तन करता है, और जो वोटर है वो निर्णायक वोटर है, और वो सत्ता परिवर्तन करता है, और वो वोटर जो है सेम डे वोटिंग सोचता है। अच्छा सर, अभी अखिलेश यादव की लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया था कि राहुल गांधी की यात्रा बिहार में चल रही है, तो अखिलेश यादव ने कहा कि वो यात्रा राहुल गांधी की नहीं, वो इंडिया गठबंधन की है। तो क्या उत्तर प्रदेश में भी पीडीए अकेले लड़ेगा या इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव होगा? देखो, जो सर राहुल, वो क्वेश्चन ही गलत था जी। जहां पे 4 या 5 पार्टी मिलकर किसी आंदोलन को उठाते हैं तो वो एक पार्टी का आंदोलन नहीं होता। जी। ठीक है, वो उस गठबंधन का आंदोलन होता है। तो गठबंधन में क्योंकि कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, और बहुत सारे दल हैं, वो सारे मिलके इस मामले को उठा के लेके चल रहे हैं। केजरीवाल जी को छोड़ दो, मुझे केजरीवाल जी नजर नहीं आते आजकल, वो कहाँ है अभी उनका तो नहीं पता, पर उनका बिहार में कुछ है भी नहीं जी, तो इसलिए उनको तो अभी बहुत टाइम लगेगा वहाँ पहुंचने। सभी सीटों पर लड़ेंगे बिहार में? लड़े
अच्छी बात है, लड़ना तो चाहिए भाई। आप दिल्ली ने बाहर कर दिया तो आप थोड़ा कहीं इधर उधर हाथ पैर मारिए। अगर हाथ पैर मारे तभी तो पंजाब में आ गए और 2-4 राज्य पकड़िए, घूमिए, देश की बड़ी पार्टी बनाई है वो अपने आप को। तो अभी तो आजकल वो उसमें है। आज अभी तो 1-2 दिन से तो मैं देख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया है, क्योंकि इतने सदमे में थे तो नजर ही नहीं आए, चुनाव के बाद एकदम से गायब हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। इस मामले में मैं भारतीय जनता पार्टी को नंबर 100 दूंगा। ये हार भी जाए ना, लेकिन मार्केट में आ जाते हैं तुरंत ही। मैं उस दौर की भी आपको बात बताऊं एक बार, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, चुनाव हुआ, सत्ता में नहीं आए, ठीक है, हार गई। भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े दिग्गज नेता थे, इंसान निकल के नहीं आ रहे थे, तो एक ऐसा व्यक्ति प्रमोद महाजन तो सबसे ज्यादा मीडिया को फेस करते थे जी। प्रमोद महाजन बाहर निकल के आए हारने के बाद, और उन्होंने पूरा यही बोला कि भाई हमारी कुछ कमियां थी, देश की जनता ने जो है हमें वोट नहीं दिया, जिसकी वजह से हम हार गए, लेकिन हम जो हमारे अंदर की कमियां थी, हम जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, देखेंगे वो कमी क्या है और उनको दूर करेंगे, और फिर से दोबारा सत्ता में आने के लिए जो हमारी वीकनेस थी या जो भी कमियां रही हैं, पार्टी की जो भी नीतियां रही हैं, किस वजह से हमें लोगों ने वोट नहीं दिया, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, पार्टी की मीटिंग करेंगे। फिर उसके बाद कई सारे नेताओं ने आके हर्ष स्वीकार करी, अडवाणी जी आए और लोग भी आए, मुनी मोर्जू जी आए। हारने के बाद के 2 निशान, हम मैदान में उतरते चुनाव लड़ने के लिए, 10 लोग होते हैं, जीतता एक व्यक्ति है। बिल्कुल, लड़ना जरूर चाहिए, कम से कम वो 10 लोग लड़के घर में ना बैठे, हार जीत लगी रहती है, कभी तो हम जीतेगा, जो लड़ेगा वही जीतेगा ना। अब वो घर में बैठ जाते हैं, केवल चुनाव के टाइम पे खड़े हो जाओ, वो भी तो गलत है ना। हार रहा है ना, आप अपने अंदर देखो कि हम किस वजह से हारे, हमें लोग क्यों पसंद नहीं करते, या हमारे साथ लोगों ने हमें वोट क्यों नहीं दिया। ये चीजें बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को, हारने वाले व्यक्ति को पूरी समीक्षा करनी चाहिए, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी हो, चाहे पार्टी का प्रत्याशी हो, या किसी भी चीज का, किसी भी उसका प्रत्याशी। सर, आपकी इस बात से अब एक बात याद आ रही है कि गाजियाबाद में लोकसभा चुनाव लड़ी थी कांग्रेस से डॉली शर्मा, वो 2 बार चुनाव हार चुकी हैं, उसके बाद भी ग्राउंड पर लगातार काम करती हैं। देखिए, बहुत साहसी महिला है जी, आज बता रहा हूँ तुम्हें, और एक दिन मैं आज तुम्हें निशान बता रहा हूँ, वो महिला एक इतनी बड़ी पहचान बनाएगी, आप सोच नहीं सकते। आज भी देखिए वो लीड करती है कांग्रेस को, और जी बहुत अच्छी प्रवक्ता के तौर पे वो निखर के आई है। घर में नहीं बैठी वो महिला, हार जीत लगी रहती है, उसको पता है हारेंगे हारेंगे तभी तो जीतेंगे, और जब जीतेंगे तो फिर जीतते जाएंगे। कौन नहीं हारा? आपके जो सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे अपने सुनील शर्मा जी, वो भी चुनाव हारे, घर में नहीं बैठे, लेकिन बिल्कुल लड़े ना, दोबारा जीते, फिर दोबारा जीते, फिर दोबारा जीते, मंत्री भी बन गए। कौन व्यक्ति नहीं हारा बताइए। आप देखिए, तो मैदान है, चुनावी मैदान है, पब्लिक के बीच में हम अपना कैसा मैसेज दे पाते हैं, पब्लिक को कन्विंस करना बहुत बड़ा काम होता है। जो जीतता है वो कन्विंस करता है। देखिए, आजकल जो चुनाव हो रहा है ना, पार्टी बेसिस चुनाव है, पहले थोड़ा सा डिफरेंट था। पहले व्यक्तिगत लोग, छवि पे भी लोग वोट करते थे, आज भी करते हैं, बहुत सारी सीटें निर्दलीय की जीत जाते हैं, वो अपनी छवि से जीतते हैं, उनकी छवि अच्छी होती है, वो काम करते हैं पब्लिक के बीच में। मैं आज तुम्हें एक बात बताऊं निशान, अगर कोई व्यक्ति एमएलए बनता है, इतना फंड एमएलए को मिलता है, मैं कहूँ अपना जितना भी क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र में सही से काम करे ना, ईमानदारी से काम करे, 1 रुपया इधर से उधर ना हो, कमेटी बनाए, जांच कमेटी बनाए, सारी चीजें करे और अच्छे से काम करे, तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ उसको किसी पार्टी की उसमें बड़ेगी और निर्दलीय चुनाव जीतेगा। पब्लिक के बीच में रहना चाहिए, पब्लिक के लिए लड़ना चाहिए, पब्लिक के लिए काम करना चाहिए, काम दिखना भी चाहिए, और वो आप ऐसा काम करो जो नजर आए सभी तक। आप ऐसा काम मत करो कि चोरी चुकारी वाला काम, कि जो आपने करा 4 दिन बाद खत्म हो गया, वो दिखाई ना दे रहा, रोड बन गई तो गायब हो गई। थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा पेन लेना चाहिए। जब देखिए, ये समाज सेवा है, या तो आप घर बैठ जाओ, व्यापार पैसा कमाने के लिए तुम राजनीति में आ रहे हो तो मत आओ। मैं तो किसी भी व्यक्ति को, कोई भी एमएलए अगर एमपी का चुनाव लड़ रहा है, पैसे कमाने के लिए आ रहे हो तो चुनाव क्यों लड़ते हो भाई? तुम घर में बैठो, कोई व्यापार कर लो। अगर तुम समाज सेवा करने के लिए आ रहे हो तो समाज सेवा करो। आपको उतना पैसा सरकार एक सैलरी के रूप में देती है कि जिससे आपका घर चल सके, आराम से उसका आपका घर चलेगा। 30, 40, 50 जो भी मिलता होगा, मुझे नहीं पता कितना इनकम मानते होता है, लेकिन उतना मिलता है कि एक अच्छे से घर चला सकता है, एक नेता अच्छे से अपने आप को खड़ा कर सकता है। जो पैसा आता है उसको सही डेवलपमेंट में लगाओ, आप निश्चित रूप से
आपको किसी पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से चुनाव जीतेगी। बिल्कुल। अच्छा सर, हम बात समाजवादी पार्टी की कर रहे थे, तो क्या यूपी में इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव होगा 27 में? गठबंधन तो निश्चित होगा, क्योंकि देखिए गठबंधन नहीं होता लोकसभा के चुनाव में तो इतनी सीटें दोनों पार्टी की नहीं आती, ना कांग्रेस की आती ना इसकी इनकी आती, अखिलेश की आती। यूपी में समाजवादी से दूसरे नंबर की पार्टी पर आती है। सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं बात बिगड़ती है। देखो उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी को भी पता है कि अब हमारी इतनी बड़ी जगह नहीं है, उनकी 4-6 जिलों में थोड़ा सा है, जी। तो वो कोशिश यही करेंगे कि जहाँ पे उनका नेटवर्क अच्छा है या ज्यादा वो वहीं सीटें लें। जहाँ पे समाजवादी पार्टी लीड करती है, जहाँ समाजवादी पार्टी का वोट ज्यादा है, जहाँ उसको लगता है, तो समाजवादी पार्टी उन सीटों को नहीं देगी। ये हार जाएंगे, क्या फायदा हुआ। अब देखिए राहुल गांधी देश की राजनीति करना चाहते हैं, प्रदेश की राजनीति नहीं करना चाहते। जी। उनको किसी भी तरीके से केंद्र में आना है, और केंद्र में आने के लिए उनको समाजवादी पार्टी की जरूरत पड़ेगी। मैं बुरा मत मानूं, निश्चित रूप से जरूरत पड़ेगी, तो उनको सरेंडर करके रहना चाहिए। अपनी पार्टी को खड़ा करो, अपने नेटवर्क को खड़ा करो, बढ़ाओ धीरे धीरे, अभी समय लगेगा उनको। देखिए वो दौर और था जब कांग्रेस लीड करती थी, आज कांग्रेस लीड करने की स्थिति में नहीं है। जब कांग्रेस लीड करती थी तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं थी इन दिनों, वो दौर और था। ये सब 0-0 पर बैठे हुए थे, केवल मुलायम सिंह जी अपनी एनर्जी लेकर बैठते थे। लेकिन आज दौर बदल चुका है। जब क्षेत्रीय पार्टियां निशांत आना शुरू हो गई ना, तब से जो है जो नेशनल पार्टी है उनका ग्राफ डाउन हुआ। केवल बीजेपी ग्राफ को बढ़ा पाई उत्तर प्रदेश में। अच्छा, समाजवादी पार्टी को लेकर एक बात कही जाती है कि ये मुस्लिमों के साथ है, लेकिन क्या लगता है इसको समाजवादी पार्टी में और जाति के लोगों को भी आगे आना चाहिए, जैसे उन्हें ब्राह्मण, ठाकुर और अन्य लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए? निशांत, जो इनकी अपनी लॉबी है जी। अब अखिलेश यादव जी पहले की समाजवादी पार्टी में और आज की समाजवादी पार्टी में बहुत अंतर है। अखिलेश जी बहुत युवा है, उच्च सोच का व्यक्ति है, जी। पढ़ा लिखा समाज से है, अच्छी इनकी वो है बैकग्राउंड है। तो अब उनको समझ में आ गया कि मुझे सारी जाति के लोगों को अपने साथ रख के चलना पड़ेगा। अब उन्होंने संगठन में भी लोगों को रखना शुरू कर दिया। जैसे उनको देखा कि बीजेपी से ब्राह्मण थोड़ा खिसक रहा है, तो उन्होंने ब्राह्मणों को पकड़ना शुरू करा, हरिजनों को भी पकड़ रहे हैं, दलितों के साथ भी खड़े होने लगे। अब वो समाजवादी पार्टी नहीं रही, वो सब समाज के साथ लेकर चलने वाली पार्टी होगी। उनको लग रहा है कि अगर मैं उत्तर प्रदेश से देश की राजनीति की तरफ जाऊंगा तो मुझे पूरा समाज लेके चलना पड़ेगा, हर समाज का वोट मुझे चाहिए। तो आज की समाजवादी पार्टी हाई सोच वाली समाजवादी पार्टी हो गई। पहले की जो समाजवादी पार्टी थी उतना ध्यान नहीं देते थे। पहले भी ऐसा नहीं है कि उनके साथ वोट नहीं था। देखिए जब अमर सिंह जी थे, जी। ठाकुर पूरा उनके साथ हुआ करता था, बिल्कुल। जो बीजेपी की तरफ मूव कर गया ठाकुर, अमर सिंह जी के जाने के बाद ध्यान नहीं दिया। आजम खान साहब थे, सारा मुसलमान मूव करता था एकदम दबा के। तो आजम खान तो आज भी साथ में जेल में है, तो क्या हुआ, साथ में तो है। संदेश ही काफी होता है बड़े नेता का। जी। और क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को एक संदेश ही अगर दे दिया तो हो गया, वहाँ उसी से हो जाता है। सर, दलित वोट बैंक को बटोरने के लिए उत्तर प्रदेश में एक पार्टी और है, आजाद समाज पार्टी। चंद्रशेखर आजाद को लेकर और आजाद समाज पार्टी को लेकर आपका क्या रुख है? निशांत, अभी की कुछ दिनों की बात है, तो एक प्रिय मित्र है हमारे, उनके साथ में गया था मिलने चंद्रशेखर जी से। तो चंद्रशेखर जी से जब मैं 2-2.5 घंटे बैठा, मैं सोचा उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति आज पूरे दलितों की नेतागिरी करने में उतरा है, तो मैं कहा सोच क्या है, लेकिन व्यक्ति की सोच बहुत अच्छी, बहुत इतनी, मतलब मजा आ गया सुन के उस व्यक्ति को। मतलब बैठ के, वो ग्राउंड का व्यक्ति है, वो आम आदमी की सोच को आगे लेके जाने वाला व्यक्ति है और उच्च सोच का व्यक्ति है चंद्रशेखर आजाद, आज हम बता रहे थे। और दलित समाज के लिए, दलित समाज को उठाने के लिए जो बीड़ा उस व्यक्ति ने उठाया है, आज देखिए उत्तर प्रदेश में दलित उनके साथ जुड़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में दलित केवल एक को नेता मानता था, आज उत्तर प्रदेश का दलित 2 को नेता मानने लगा है, बहन जी के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद जी। तो उत्तर प्रदेश में एक ऐसा दलित नेता आ गया है जो दलितों की लड़ाई लड़ सकता है, और उनकी पार्टी। इससे बहन जी को नुकसान होने वाला है कि बहन जी अपनी सोच है, बहन जी का देखिए समय है, बहन जी का समय चला जा रहा है, धीरे धीरे निकलता जा रहा है। और बहन जी को समय रहते अगर चंद्रशेखर आजाद को प्रेजेंट करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं तो सही सलाह दूंगा बहन जी, व्यक्तिगत तौर पर सलाह दूंगा कि चंद्रशेखर आजाद से बात करके पूरे दलित समाज को उनके साथ मिलकर लें और चंद्रशेखर आजाद को लीड करने दें। ये थोड़ी है कि यार मैं सांसद हूं तो मेरा बेटा ही विधायक बनेगा या मेरा बेटा इस पार्टी को चलाएगा, ये नहीं होता ना। पार्टी तो सब समाज की पार्टी है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि भाई तुमने अपने ही बेटे को बैठा दिया, ये कर दिया। ये तो कंपनियों में काम होते हैं जी।
पार्टी का काम थोड़ी है भाई, चलिए मेरी कंपनी है, मैंने आपको दे दी, आप मेरे बच्चे हो, ठीक है। लेकिन अगर पार्टी होती तो मैं आपको थोड़ी, कोई भी आदमी लीडरशिप कर सकता है। यहाँ ये सबसे बड़ी दिक्कत है। बहुजन समाज पार्टी को तो चंद्रशेखर आजाद जैसे व्यक्ति को तुरंत पकड़ना चाहिए और उनको लीड करने के लिए बोलना चाहिए। अगर चंद्रशेखर आजाद को लीड करने के लिए लीड देके, चंद्रशेखर आजाद वैसे भी लीड करेंगे, निश्चित रूप से लीड करेंगे और 2027 में निश्चित रूप से वो अपनी पार्टी को खड़ा कर पाएंगे। बता रहा हूँ आज आपको, निश्चित रूप से खड़ा कर पाएंगे। क्योंकि बहुजन समाज के जो जितने भी बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, ज्यादातर लोगों से मेरा संपर्क है। आज मैं बताऊं, सबसे व्यक्तिगत तौर पे बात करता हूं तो मुझसे एक ही बात बोलते हैं जी, कि यार चंद्रशेखर आजाद में बहुत डर, चंद्रशेखर आजाद की तरफ मूवमेंट होने लगा है। वो लोग जो बहुजन समाज पार्टी के कट्टर हुआ करते थे, जो बहुजन समाज पार्टी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो वो व्यक्ति मेरे साथ ऐसी बात बोलते हैं। तो मुझे लगता है, हालांकि वो बहन जी के साथ ही जुड़े हुए हैं, लेकिन बात चंद्रशेखर आजाद की करते हैं। जब बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए लोग चंद्रशेखर आजाद की बात करने लगे तो समझ जाइए कि सारा कहां जा रहा है, माहौल कहां जा रहा है। तो चंद्रशेखर आजाद व्यक्तिगत तौर पे बहुत बढ़िया नेता है, बहुत अच्छे इंसान है, व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छे इंसान है। 2-2.5 घंटे की उनके साथ जो मीटिंग हुई, बहुत ही यादगार मीटिंग थी और मैंने तो शुभकामना दी उनको और अच्छे से मैंने विश किया कि आपकी ऐसी सोच हमेशा बनी रहे और अगर यही सोच आपकी रही, अगर बदली नहीं, तो आप बहुजन समाज के बड़े नेता होंगे देश के। ये मैंने एक एज ए उनको बोला, एज ए मित्र मैंने उनको बोला जी, कि मैं आज आपको ये बोल रहा हूँ कि आपसे बड़ा कोई नेता बहुजन समाज का नहीं होगा आने वाले समय में। अगर आपकी यही सोच जो आप मुझे जो मैं सुन रहा हूँ आपको रही, नेता की अगर सोच बदलती है तो फिर वो डामाडोल हो जाता है। जब मिशन लेके चलते हो, इस सोच लेके चलते हो, हमें वही सोच आगे तक लेके जाती है, वही सोच रखनी चाहिए, सोच नहीं बदलनी चाहिए। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंदर भाटी, उनके साथ जब मैं चर्चा कर रहा था तो वो कह रहे थे कि अभी पंचायत चुनाव में आजाद समाज पार्टी की अच्छी सीटें निकलेंगी, तो ग्राउंड पे वर्क करें आजाद समाज पार्टी। देखिए ये अच्छी खबर बता रहे हो आप। पंचायत चुनाव में ये लड़ाएंगे क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ना जी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ना। इनको तो ये है कि अगर 100-200 लोग इनके जीत गए प्रधान, तो इनका तो पार्टी खड़ी हो गई। बिल्कुल, ये इनके लिए अच्छा है चुनाव ये, लेकिन बड़ी पार्टियों के नुकसानदायक है। जो छोटी क्षेत्रीय पार्टी होती है तो बिल्कुल नई नई शुरू हुई है, ये लड़ाएं, क्योंकि इनको संगठन खड़ा करना है और जो संगठन खड़ा करने वाली पार्टी उनको सारे चुनाव लड़ने चाहिए। या आपको मैं एक बात बता दूं, जब हम बहुजन समाज पार्टी को देखते थे तो मैं ग्राउंड पे पत्रकारिता भी करता था, तो बहन जी का मैंने दौर देखा, बहन जी का समय देखा। बहन जी की मैं आपको बताऊं, मैंने छोटी छोटी रैलियां देखी हैं, जो नुक्कड़ सभाएं होती थी ना, जो मोहल्ले के लोग इकट्ठे करके वो करते थे। तो हमारे यहाँ बुलंदशहर में बहन जी चुनाव लड़ी थी, तो मैं दैनिक जागरण का ब्यूरो चीफ था, तो मैं ग्राउंड पे जाके देखता था बहन जी की सभाएं कैसी हो रही हैं, क्या हो रहा है। तो वो छोटी छोटी सभाएं करती थी और हर बहुजन समाज पार्टी हर छोटा चुनाव लड़ती थी, प्रधानों का, जिला पंचायत सदस्य का, और यहाँ तक वार्ड मेंबर तक के टिकट होते थे। वो क्यों? क्योंकि पार्टी को खड़ा करना था। भाई अगर मैं 100 वार्ड है किसी जगह, 100 अपने प्रत्याशी खड़े कर दूं, मेरे 20-25 जीत गए, 30 जीत गए, तो मेरा 30 झंडा फैलाने वाले तो वार्ड में आ गए और फिर जो व्यक्ति को मैंने टिकट दिया वो उस वार्ड में झंडा फैला रहेगा, बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा रहेगा। तो इससे बड़ा संगठन को खड़ा करने का कोई वही नहीं है, सबसे अच्छा तरीका है। तो आजाद, मैं तो अभी चंद्रशेखर आजाद जी को व्यक्तिगत तौर पर फोन करूंगा, जी आप जरूर लड़ना है पंचायत चुनाव, क्योंकि उनको बहुत बड़ा फायदा होगा और ये फायदा बड़ी पार्टियों को नुकसान देगा। आज बता रहे हैं आपको, बड़ी पार्टी को निश्चित रूप से नुकसान देगा। अच्छा सर, क्या बहुजन समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी एक ही दिशा में चल रही हैं? दोनों की रणनीति एक है? देखो, बहन जी की नीति अलग है। बहन जी क्योंकि नेता रही हैं बड़ी बहुजन समाज की, उनकी सोच अलग है। चंद्रशेखर आजाद की सोच अलग है। चंद्रशेखर आजाद को ये लगता है कि हमारा जो दलित समाज है वो आज भी बहुत पीछे है, उस लेवल पे ऊपर नहीं आया। उन्होंने वही लीड पकड़ी हुई है, वो नस पकड़ ली उन्होंने दलित समाज की। अब वो नस जिसके हाथ आई है, बहन जी भी यही करके आगे बढ़ी थी ना। देखो, सबसे अच्छा तरीका है, एक ट्रेंडिंग बात समझो, उत्तर प्रदेश का दलित अगर चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़ा हो जाए, उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेंगे चंद्रशेखर आजाद। कैसे बनाएंगे वो बता रहा हूं।
किसी भी सीट पे हम बात करें, जी 30 से 40 हजार वोट हरिजन का है, और हरिजन 100% पोलिंग करता है। हरिजन 100% पोलिंग करता है, ये आज बता रहे हैं आपको। मुस्लिम जैसे 100% पोलिंग करता है, दलित भी करता है, दलित भी करता है। केवल हाई कास्ट का वोट जो है, वोट परसेंटेज कम जाता है, बाकी ये 2 कास्ट वोट करते हैं। अब जैसे गणित क्या है, भेंजी वाला, वही गणित ये इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर 1.25 लाख में चुनाव जीतना है, 30-35 हजार हरिजन है, 40-45 हजार मुसलमान है, उस सीट पे बहनजी लगा देगी मुस्लिम को, ये चंद्रशेखर आजाद लड़ा देंगे मुस्लिम को, मुस्लिम जीत जाएगा। जहाँ ब्राह्मण है वहाँ ब्राह्मण लड़ा देंगे, जहाँ ठाकुर है वहाँ ठाकुर लड़ाएंगे, जहाँ जाट है वहाँ जाट लड़ा देंगे, होगा कि बहुजन समाज पार्टी को टिकट कम मिलता है जहाँ पे बहुत आरक्षित सीट होती है, वहां पे ठीक है। जब इतने सारे लोग अदर कास्ट के लड़ते हैं, तो जो दलित सीट होती है, जहाँ पे रिजर्वेशन वाली सीट है, वहां पे वो ताकत जुटवा देते हैं उनसे, सब जा जाके गोट टूट करते हैं। तो उससे क्या होता है, वो सीटें भी निकलने के चांस बन जाते हैं। क्योंकि देखो, जब आप वोट ले रहे हो तो वोट दिलवाओगे भी ना, वोट दिलवाओगे भी। तो ये जो गणित है, चंद्रशेखर आजाद फिट कर देंगे। और चंद्रशेखर आजाद को पैसा नहीं चाहिए, चंद्रशेखर आजाद को वो व्यक्ति चाहिए जो उसकी पार्टी को लेके आगे जाए, उनकी दिशा को लेके आगे जाए, बिल्कुल, उनके साथ मैच करके आगे जाए। आज वो पैसे के पीछे नहीं है जी। देखिए, किसी पार्टी को पैसा चाहिए खड़ा करने के लिए, ये नहीं कि पैसे की पार्टी की जरूरत नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद से जब मेरी बात हुई ना, तो चंद्रशेखर आजाद जी का कहना है कि मैं ऐसे लोगों को बढ़ाऊंगा आगे जो बिल्कुल ईमानदार किस्म का व्यक्ति है, जो क्षेत्र में इसकी पहचान हो। ऐसा हो ना हो तो हम दौड़ लगाएंगे, भागेंगे, मांगेंगे, वो जीतेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनके राष्ट्रीय महासचिव की भी यही बात उन्होंने मेरे से कही थी हमने इंटरव्यू के टाइम पे, कि आजाद समाज पार्टी एक वो पार्टी है जो बिना पैसे के टिकट देती है। तभी तो आगे आएंगे वो, तभी वो आगे आएंगे, तभी। और सुनो, जो व्यक्ति देखिए जुड़ता है निशांत, सपोज करो कोई भी व्यक्ति आजाद समाज पार्टी से जुड़ता है, चंद्रशेखर आजाद जी से जुड़ता है, अरे ऑटोमेटिकली खर्च करेगा वो तो चुनाव के लिए भी करेगा, पार्टी के लिए भी करेगा, सबके लिए करेगा ना। पैसे की जरूरत है क्या? पैसे की जरूरत पड़ती नहीं है, पैसा तो अपना आप आ जाता है पार्टी में, अपना आप लोग सहयोग कर देते हैं। भाई पार्टी आगे बढ़ेगी तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये सोचता है ना आदमी जी। कार्यकर्ता हो या चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति हो, ये सोचता है कि भैया पार्टी को खड़ा करो, पार्टी रहेगी तो सब कुछ रहेगा। देखिए, अच्छी सोच चंद्रशेखर आजाद की। और मुझे लगता है कि अगर गठबंधन में थोड़ा खेल हो जाए उनका, तो सीटों में शेयरिंग हो जाए, और इंडिया गठबंधन में अगर कुछ सीटें मिल जाए तो निश्चित रूप से खेल हो जाएगा बड़ा। और मुझे लगता है ये कर लेना चाहिए। सर, पिछली बार उनकी समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन को लेकर चर्चा तेज हुई थी। देखो, पिछली बार जब वो गठबंधन को लेके चर्चा हुई थी, तो उस समय उनका इतना मतलब रोल नजर नहीं आ रहा था उत्तर प्रदेश में। तो जब वो एक कुछ सीटें ज्यादा मांग रहे होंगे जैसा भी सुने में है। अब मैंने तो चंद्रशेखर जी से पूछा था, तो उन्होंने कहा भी मेरे को बुला के बात तो की, पर मेरी अपनी विचारधारा थी, ये थी जो भी उन्होंने कहा। लेकिन गठबंधन में कुछ सीटें अगर मिल जाती है चंद्रशेखर आजाद जी को, तो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। क्योंकि अभी आप घुसो, आपने देखा कई छोटी छोटी पार्टी, अपना दल, ये सब जितनी भी पार्टी हैं, तो ये कितनी सारी सीटें ले जाती हैं जी। और देखो आज भूमिका में रहती हैं। और आज चंद्रशेखर आजाद जी को उन्हीं सारी चीजों की जरूरत है, उनको ये करना पड़ेगा। और बड़ी पार्टियों को क्या फायदा होगा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को ये फायदा होगा कि जो दलित वोट है वो थोड़ा ट्रांसफर होगा, और जहां दलित वोट आया थोड़ा सा, अब सीटें निकल जाती हैं। अगर मैं कहूँ 2, 4, 10 हजार वोट भी चंद्रशेखर आजाद जी के कहने से दलितों ने डाल दी, तो भाई तो जीत गए जी। अच्छा सर, एक बड़ा सवाल है, आपने बीएसपी की गवर्नमेंट को बड़े नजदीक से देखा है, तो मैं आपसे पूछता हूँ, ये कहा जाता है कि भारतीय बहुजन समाजवादी पार्टी बीजेपी को साइलेंटली सपोर्ट करती है, वो अपना ऐसा कैंडिडेट लाती है जो वोट काट के उनको बीजेपी को फायदा देगा। देखो, ऐसी मीडिया में भी चर्चाएं रहती हैं, बहुत सारे लोग बात करते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बात उन पे लगाया जाए। तो कोई भी पार्टी निशान जीतने की लड़ती है, वो टिकट देगी तो जीतने के लिए देगी। अब वो कहीं पे ब्राह्मण को टिकट दे रही है या किसी मुस्लिम को टिकट दे रही है, तो ये लगता है कि समाजवादी का वोट कट रहा है। अरे वोटर को सोचना चाहिए ना भाई,
कि मुझे वोट किसको देना है, कौन सी पार्टी को देना है। अब ये तो नहीं कहती अब वो मुस्लिम जो है वो वोट काट रहा है तो किसी विचारधारा पे काट रहा होगा। अगर उसकी विचारधारा पार्टी के साथ जुड़ी हुई है तो लगता है कि जीत, देखिए वो तो उनको तो अपना मतलब है जीत जाए मेरा तो कैंडिडेट जिसको टिकट दे रही हूँ, उनका अपना गणित है। अब मीडिया का अपना गणित है। सर, राजनीति में पार्टी को और राजनेता को आजकल एक डर भी तो और सता रहा है, एजेंसीज का, ईडी का, सीबीआई का। अब ये तो सारी पार्टियां कहती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को तो डर नहीं सताता, वो तो खुल के बोल रहे हैं, कांग्रेस वाले भी खुल के बोल रहे हैं, ईडी क्या कर रही है बोल रहे हैं। आप बताइए ना। राहुल गांधी कह रहा है मुझे जेल भेज दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बोलूंगा जो सच है। समाजवादी पार्टी वाले भी कह रहे हैं भैया हमारे यहाँ ईडी डालो, सीडी डालो, बीडी डालो, कुछ कर लो, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो खुल के बोलेंगे। डर किसको है? बहन जी भी बोलना शुरू कर दिए आजकल तो। सब लगता है ट्विटर पे ज्यादा बोलती हैं, रैलियों में कम। नहीं ऐसा नहीं है, रैली में भी बोलती हैं, वो रैलियां कम करती हैं आजकल। जो है पहले बहन जी क्या थी, बहुत विधानसभा स्तर पर रैलियां करती थी जी। अब वो जिले में एक रैली करती है, उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। देखो हर व्यक्ति ये चाहता है कि जो शीर्ष नेता है, बड़ा नेता है, वो मेरे यहाँ आए, हमारे क्षेत्र में आए, हमारे यहाँ रैली करे जी। वो भीड़ भी इकट्ठी हो जाती है। लेकिन बहन जी आजकल जो है जिले लेवल पे रैलियां करती हैं, जो उनके बाकी लोग हैं वो क्षेत्रीय लेवल पे भी करते हैं, आकाश करते हैं और लोग करते हैं, लेकिन बहन जी जिले पे एक ही रैली करती हैं, वो नहीं जाती ज़्यादा। शुरू से जब से वो सत्ता में आई दो तीन बार वो सीएम रही तो कम कर दिया था उन्होंने। हालांकि जब वो सीएम रही तो विधानसभा स्तर पे वैसे तो जाती थी प्रोग्रामों में, सरकारी कार्यक्रम होते थे, किसी जगह कोई योजना का वो करना होता तो जाती थी, लेकिन वैसे रैलियां नहीं करती थी, तो उसे वो कम वो रहती। मीडिया में भी थोड़ा कम रहती है, मतलब इसका भी एक फर्क पड़ता है। मीडिया में रहना चाहिए बहन जी को, बहन जी मीडिया में रहेंगी तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। ऐसी चुनावी चर्चाएं देखने के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।